मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का नेचर है उसको पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे, सिलेबस पर भी चर्चा किए थे। 72 मार्क्स का होता है, लेकिन ये अटैच रहता है, अन्य सब्जेक्ट से भी अटैच रहते हैं, करंट से अटैच रहते हैं, जैसा कि बोला गया था। तो कुछ बेस इसका होता है, बेसिक चैप्टर होता है। तो बेसिक चैप्टर आदि जानकारी हम ले लेते हैं तो हमको अप्लाइड करने में आसानी होता है, उसको करंट से जोड़ने में आसानी होता है। जैसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, तो ये सब जो है चैप्टर बना हुआ है। अब मान लीजिए पिछला बार में एग्जाम में जो पूछा था नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, परमाणु कार्यक्रम के बारे में, तो बखूबी आप उसको लिख सकते हैं। आपका बेस बना हुआ है, उसमें अपडेट करके उसको आंसर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस भी पहले से करना जरूरी होता है। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम हम केवल आज चर्चा करते जाते हैं, चैप्टर को फिर डिटेल करेंगे बाद में। ये हमारा जो कार्यक्रम है भारतीय परमाणु कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, तो पहले हम परमाणु के बारे में करेंगे। ये 3 कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम, इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई ये जानकारी ले। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² का फॉर्मूला दिया था निष्कर्ष के रूप में कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है के पैटर्न पर परमाणु बम पर काम करने लगे। ऑटो हॉन आइजनहावर जैसे विद्वान, और उसमें वो सफल हो गए कि अचानक एनर्जी निकालकर बम के रूप में दे, और उसका सफल उपयोग किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ। लेकिन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस परमाणु ऊर्जा का शांति के क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए सोचा। उनका नाम है एनरिको फर्मी, जो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर एनरिको फर्मी मास एनर्जी में कन्वर्ट के सिद्धांत पर परमाणु भट्टी का निर्माण किया। तो विश्व का पहला परमाणु भट्टी अमेरिका के मैनहट्टन में 1942 में लगाया गया। ऊर्जा उत्पादन होने लगा। अब उसी एनरिको फर्मी के संपर्क में हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। 47 में आजादी हुआ, वो भारत आए और हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को प्रस्ताव दिए कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम देश में चलाया जाए। 1948 में आयोग का गठन हुआ। उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया, भाभा को।
1954 ईस्वी आ गए। तो हम इतिहास बोलेंगे 1948 से 1954 आ गए। भाभा ने 3 चरण का परमाणु कार्यक्रम का प्रारूप सौंपा। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण कि क्या प्रोजेक्ट हमारा होगा। 1954 का बात। प्रथम चरण का शुरुआत 60 के दशक में मानी जाती है। अमेरिका के सहयोग से देश का पहला परमाणु भट्ठी तारापुर 69 में बनकर तैयार उत्पादन दे रहे हैं। अब तारापुर के बाद रावत भाटा, नरौरा, कैगा, कलपकम कई भट्ठी बनने लगे। 1999 आते आते प्रथम चरण का कार्य समापन हो गया, कई भट्ठी बना। 2000 ईस्वी के बाद FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण हुआ, जो द्वितीय चरण का शुरुआत। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बाद जो तीसरा चरण है, उसमें थोरियम आधारित परमाणु विद्युत गृह का बात हुआ, जिसके लिए कामनी और पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकेंड जैसे एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का निर्माण किया गया और थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करके ऊर्जा उत्पादन कर लिया गया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया। अब फिर हम इस पर बैक होते हैं कि प्रथम चरण का जो अचीवमेंट था, कि कई भट्ठी बना और जो 54 में प्रोजेक्ट दिया गया था कि प्रथम चरण में 2 तरह का भट्ठी हमारे पास होगा, एक PHWR, दूसरा FBR। PHWR का पूरा नाम हो गया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। 2 तरह का भट्ठी निर्माण का बात हुआ। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाना था। FBR में मिश्रित यूरेनियम का प्रयोग किया जाना था। दोनों तरह का भट्ठी हमारे पास बन गया और तीसरा चरण में FBR ही काम करेगा, जिसमें थोरियम आधारित जो है ऊर्जा को हम लेंगे, यानी थोरियम को यूरेनियम में बदलेंगे। तो एक यूरेनियम है प्राकृतिक यूरेनियम, 238 को कहते हैं। दूसरा है संवर्धित यूरेनियम, 235 को कहते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम को संवर्धित यूरेनियम में बदलने की प्रक्रिया को संवर्धन कहते हैं, एनरिचमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। चूंकि इससे ऊर्जा ज्यादा मिलता है, इसका कम भाग जो है बर्न होता है, इसलिए भट्ठी में हम लोग 35 का यूज ज्यादा करते हैं। अब 233 जो है वो थोरियम को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। तो मिश्रण का प्रयोग FBR में रखा गया प्रोजेक्ट। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हुआ, दूसरा प्रोजेक्ट भी चला, तीसरा प्रोजेक्ट अब 2010 के दशक में आ जाइए। थोरियम का अपार भंडार हमारे देश में है। तमिलनाडु और केरल के रेत में मोनाजाइट अयस्क पाया जाता है, जो थोरियम का अयस्क है, और पूरे विश्व का 25% मोनाजाइट जो है केरल और तमिलनाडु के रेत में मौजूद है। यदि उससे हम ऊर्जा लेना शुरू करेंगे तो सैकड़ों साल तक निर्बाध हम ऊर्जा लेंगे। 2010 के समय में मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने अमेरिका से परमाणु
यूरेनियम का समझौता किया था तो वामपंथियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हम महंगा यूरेनियम क्यों खरीदे, हमारे पास जो है थोरियम का भंडार है, हम थोरियम आधारित भट्टी क्यों ना बना लें। यहां तक कि वामपंथियों ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो ये इंडिजिनस डेवलपमेंट जो हमारा है उसको आगे करने की आवश्यकता है, थोरियम आधारित भट्टी। लेकिन अभी कामनी और पूर्णिमा जो है केवल एक्सपेरिमेंटल भट्टी बना है। ये परमाणु ऊर्जा हमारा कार्यक्रम भावा के सौजन्य से यहां तक पहुंचा है, लेकिन अभी तक हम लोग कुल ऊर्जा का मात्र 2.5% ही परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। 21 भट्टी लगभग है, 35-36 भट्टी बनाने का प्रोग्राम है 2030 तक। लेकिन विकसित देशों में अब ये परमाणु ऊर्जा को रिप्लेस किया जा रहा है, इसके बदले गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग शुरू हो चुका है। क्योंकि उसमें रेडिएशन का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है। विश्व में कई भट्टी एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित है पूर्व रूस का चेरनोबिल परमाणु भट्टी दुर्घटना 1984, जापान का फुकुशिमा 2011, भारत में एक भट्टी दुर्घटना हुआ 2004 में, कर्नाटक का कैगा जब सुनामी आया था। रेडिएशन का खतरा बना रहता है। परमाणु कचरा भी एक समस्या है जो फ्यूचर में इकोसिस्टम में प्रवेश करता है, रेडिएशन, और पूरे जीव जंतु को प्रभावित करता है। इसलिए भविष्य का ऊर्जा इसको नहीं कहा जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा वर्तमान में सबसे सटीक ऊर्जा है, पर्यावरण अनुकूल है। भविष्य का ऊर्जा हाइड्रोजन को कहा जाता है। गैर परंपरागत में हम कई स्रोत का यूज करते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोडीजल, बायोगैस, हाइड्रोजन ऊर्जा, कूड़े कचरे से ऊर्जा। तो ऊर्जा जब हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें सारा ऊर्जा देखेंगे, गैर परंपरागत अलग देखेंगे। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा एक सस्ता होता है। बिहार में नवादा के रजौड़ी में नाभिकीय ऊर्जा बनाने का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, प्रोजेक्टेड। ये बहुत लंबा हम नहीं खींचेंगे। अब जो है विश्व स्तर पर वैज्ञानिक नाभिकीय संलयन पर, ये विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर परमाणु भट्टी बनाने का बात करते हैं, जो 2035 में बनकर तैयार होगा। इसलिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत में बढ़ते क्रम में था। लेकिन वर्तमान संदर्भ को देखा जाए, पर्यावरण को देखा जाए, तो गैर परंपरागत ऊर्जा इसका स्थान ले चुका है। तो एक अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा। उसी प्रकार यदि हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में मानी जाती है और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष में हम लोग स्टार्टिंग फेज में थे। थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया भूमध्य रेखा के नजदीक। उसके बाद 69 में तिरुवनंतपुरम के पास इसरो जैसे संस्था का गठन हुआ। अब अंतरिक्ष है कार्यक्रम, उसका मेन हेड जो है पीएम है, पीएम के नीचे अंतरिक्ष आयोग है, अंतरिक्ष आयोग के नीचे अंतरिक्ष विभाग है, उसी विभाग में एक विभाग है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद। अब इसी इसरो के द्वारा मैक्सिमम जो है अंतरिक्ष का अचीवमेंट किया जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का हम लोग ऐतिहासिक देखेंगे कि कब शुरू हुआ, क्या क्या अचीवमेंट है। तो एक क्वेश्चन होगा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की चर्चा करें। तथा इसकी उपलब्धियों को लिखें।
1975 में आर्यभट्ट जो पहला भारत का उपग्रह था वो स्पुतनिक सोवियत संघ से छोड़ा गया था। उसके बाद हम लोग यात्रा शुरू किए। अंतरिक्ष पृथ्वी के ऊपर कक्षा एक 150 किलोमीटर से शुरू होता है, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ये कक्षा है। अब 36,000 किलोमीटर पर जो कक्षा है उसको जियो स्टेशनरी या भू-स्थैतिक कक्षा होता है। यहां जो उपग्रह होगा वो पृथ्वी के सापेक्ष गति करेगा, यानी 24 घंटा में एक चक्कर लगाएगा। इसलिए ऐसे उपग्रह संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कक्षा है, दूसरी तरफ मुद्दा है हमारा उपग्रह का, तीसरी तरफ मुद्दा है हमारा प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट जिसको बोलते हैं। उपग्रह का प्रयोग हम लोग कम्युनिकेशन में करते हैं, मौसम में करते हैं, रक्षा में करते हैं, आपदा में करते हैं, मोबाइल टेलीविजन में करते हैं, रडार में, रेडियो में, हर जगह उपग्रह का इस्तेमाल होता है। तो उपग्रह आज के लिए कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। विभिन्न कक्षा में उपग्रह हम भेजते हैं। तो भारत में उपग्रह निर्माण का शुरुआत हुआ और उस उपग्रह को भेजने के लिए प्रक्षेपण यान या रॉकेट की आवश्यकता होती है। क्या? तो इस कार्यक्रम के तहत हमारे देश में जो रॉकेट बनाया गया उसमें ASLV, PSLV, GSLV और एक रोहिणी है। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट है। रॉकेट में ईंधन होता है और वो किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को जिसका हम सैटेलाइट के रूप में इस्तेमाल करेंगे उसको कक्षा में जाके स्थापित करता है। ईंधन के रूप में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोजन, थायोकोल रबर और क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो है मिश्रण, ये सब हम यूज करते हैं। GSLV में क्रायोजेनिक इंजन का आवश्यकता होती है। क्रायोजेनिक -180 डिग्री C से -250 डिग्री C और काफी अधिक दाब, हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विफाई करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत के पास क्रायोजेनिक तकनीक नहीं था। 1998 में रूस से समझौता किया गया, अमेरिका के द्वारा मना किया गया। 2 इंजन दिया रूस। उसके बाद 2004 के बाद भारत जो है अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफल हो गया और कई सैटेलाइट उससे भी लॉन्च कर दिया है। भारी सैटेलाइट जो है इसी GSLV से लॉन्च होता है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ले जाता है 36,000 किलोमीटर से ऊपर तक। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पृथ्वी के नॉर्थ साउथ में मूवमेंट कराने के लिए रखा गया है और निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए ASLV का इस्तेमाल करते हैं। PSLV जो है वो नॉर्थ साउथ मूवमेंट के लिए रखा गया है। लेकिन PSLV का क्षमता बढ़ाकर
मंगलयान तक भेज दिया गया 4 लाख किलोमीटर। इसलिए पीएसएलवी भारत का एक सफल प्रक्षेपण यान है। पूरे विश्व स्तर पर यह काफी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है, सस्ता है और सटीक है। इसका डाइवर्ट होने का संभावना एकदम मिनिमम है। इस तरह से रॉकेट टेक्नोलॉजी में भारत के बढ़ते क्रम है। पीएसएलवी का काफी अचीवमेंट है, जिससे चंद्रयान, मंगलयान और 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, वही पीएसएलवी है। इस पर बाद में बात करेंगे हम। अब उपग्रह निर्माण की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई, जिसमें कई तरह के उपग्रह का निर्माण हुआ। एक उपग्रह है इनसैट श्रृंखला, इंडियन नेशन सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह के नाम से कई श्रृंखला इसका भेजा गया। ये जो है 36,000 किलोमीटर पर भेजा जाता है और भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसलिए ऐसे सैटेलाइट जो है संचार व्यवस्था बनाने में उपयोगी होते हैं। इसलिए ऐसे उपग्रह को संचार उपग्रह कहते हैं। तो कहेगा कि संचार उपग्रह से क्या समझते हैं? भारत के प्रमुख संचार उपग्रहों के कार्यों की चर्चा करें तो इनसेट का क्या क्या कार्य है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो उपग्रह हमारे पास कई तरह का है। अब सैनिक कार्य के लिए अलग है, टीईएस भेज दिया। एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एडुसेट, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामसेट, मौसम के लिए हैंडसेट, मैटसेट, टैबसेट, कार्टोसेट। तो उपग्रह का लाइन लगा हुआ है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम जब हम शुरुआत किए थे उस समय हमारा उपलब्धि उतना नहीं था। आज हम तरह तरह का सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो पूरे अंतरिक्ष अभियान जो है हमारा बढ़ते क्रम में है। हम गगनयान जैसे कंसेप्ट को चल रहे हैं जो 21 में भेजने का संभावना है। हम मानव मिशन भेजने के प्रयास में हैं। हम अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के प्रयास में हैं। ये काफी लंबा बात होगा आगे चलकर कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो एकदम शुरुआती दौर में था, जीरो लेवल पर था। एक समय ऐसा था कि इसरो में जो रॉकेट गया था पहला, वो बैलगाड़ी पर ले जाया गया, साइकिल के पीछे ले जाया गया था। लेकिन आज जो है इसरो नासा के साथ रिसर्च करने के सक्षम है। आज हमारा जो पीएसएलवी है वो दूसरे देश का सैटेलाइट जो है उसको अंतरिक्ष में जाकर स्थापित करने में सक्षम है। जब कभी ऐसा होता था कि हम अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए डिप्लोमेसी करते थे, दूसरे देश का खुशामद करते थे, कई गुना पैसा देते थे। लेकिन पीएसएलवी जो है हमारा दूसरे देश, यहाँ तक कि विकसित देश, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, जितना भी कंट्री है वो अपना सैटेलाइट को इससे लॉन्च करवाता है, इसलिए कि पीएसएलवी सस्ता है। तो पीएसएलवी का उपलब्धि एक अलग चर्चा होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धि एक चर्चा होगा, चाहे वह सैटेलाइट के निर्माण के संदर्भ में हो, चाहे वो रॉकेट के निर्माण के संदर्भ में हो, चाहे वो भू स्टेशन स्थापित करने के संदर्भ में हो, चाहे वो भू एंटीना स्थापित करने के चक्कर में हो, या अंतरिक्ष के रिसर्च में हो। यहां तक कि भारत का यह भी प्रोजेक्ट हो गया है कि हम सूर्य के कोरोना का स्टडी के लिए एक अलग सैटेलाइट भेजने जा रहा है। बढ़ते क्रम में है कार्यक्रम और इस बढ़ते क्रम के कारण हम 1 to 5 में आ चुके हैं। हमारा इसरो जो है काफी इसमें सक्षम है। तो उपग्रह निर्माण में इनसेट श्रृंखला है, IRS उपग्रह का श्रृंखला है जो सुदूर संवेदन का काम करता है। तो इस तरह से हम उपग्रह निर्माण में भी कदम को बढ़ा चुके हैं और ये सारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका मेन भूमिका अदा करने वाला जो संस्था है वो है इसरो। इसमें जो क्वेश्चन ट्रेडिशनल होता है कि इनसेट श्रृंखला की उपलब्धि, सुदूर संवेदन का उपलब्धि और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धि, लेकिन अब क्वेश्चन जो पैटर्न है इसरो की उपलब्धि, इसरो की उपलब्धि, ये एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धि, अंतरिक्ष कार्यक्रम का मैक्सिमम पार्ट इसरो, तो क्वेश्चन को मिला सकते हैं या 80% मैटर सेम हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो एक सफल रॉकेट है उसको भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि पीएसएलवी की उपलब्धि,
बस ये 3 प्रश्न हम लेंगे। ये 3 प्रश्न जो है इस बार बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 66वीं मुख्य रूप से, चूंकि अभी तत्काल एग्जाम होने वाला है तो बेस हमारा बनेगा, तो फिर आगे भी काम देगा। चूंकि मुख्य परीक्षा का तैयारी का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, तो हम परमाणु कार्यक्रम का बात किए, हम अंतरिक्ष कार्यक्रम का बात किए। अब हमारा बच गया भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, जिसको हम अगले क्लास में हल्का ब्रीफ देंगे। तो अभी केवल कॉन्सेप्ट बनाइए, हम जब चैप्टर इसको लेके लॉन्च करेंगे उसमें डिटेल आपको आराम से करेंगे। जहां लिखने का बात होगा वहां लिखा जाएगा बोर्ड पर। तो पहले एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपको दे रहे हैं आज। अगले क्लास में थोड़ा सा बच गया था भारतीय मिसाइल कार्यक्रम, उसकी जानकारी देंगे, तब हम फिर से इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। आज हम जो देखें उसको रिवाइज कर लें कि 3 प्रमुख कार्यक्रम भारत का है: भारतीय परमाणु कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम। इसका ब्रीफ हमने दिया, अगले क्लास में जारी रहेगा। जय हिंद। राजा